नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रांतीय स्वशासन या स्वायत्तता के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन की समाप्ति की गई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। आज हम प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। प्रांतों में गवर्नरों को अब ये सलाह दी गई कि वो मंत्रियों की सलाह के अनुसार, मंत्रियों की इच्छा अनुसार कार्य करें। गवर्नरों को वैधानिक शासन की स्थापना हेतु कार्य करने पर जोर दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो गवर्नरों की स्वयं विवेकी और विशेष उत्तरदायित्व जो शक्तियां हैं वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और भी ज़्यादा प्रदान की गई। इन शक्तियों के माध्यम से गवर्नरों की जो शक्ति है, अधिकार हैं, उनमें विस्तार हुआ। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की जो बात कही जा रही थी वो एकमात्र खोखले रूप में नजर आ रही है, क्योंकि गवर्नरों के अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि से प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है। गवर्नरों की जो शक्ति है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और भी ज़्यादा वृद्धि की गई और लोकप्रिय मंत्रियों को केवल नाम मात्र की शक्तियां व अधिकार दिए गए। गवर्नरों की यदि हम शक्ति देखें तो स्वयं विवेकी शक्ति और विशेष उत्तरदायित्व शक्ति के तौर पर उन्हें विशेष सुविधाएं व अधिकार प्राप्त हुए। स्वयं विवेकी शक्तियों के तौर पर हम देखें तो पिछड़ी व जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो गवर्नरों के हाथों में को सौंपा गया। मंत्रियों की नियुक्तियां, मंत्रियों का वेतन, उनके विभागों का बंटवारा गवर्नरों के निर्देशन में होगा। यदि किसी प्रांत में हिंसात्मक आंदोलन हो तो उनका नियंत्रण व व्यवस्था गवर्नर के द्वारा होगी। प्रांतीय गुप्तचरी व्यवस्था गवर्नरों के हाथ में रहेगी। विधानमंडल की बैठकों को बुलाना, स्थगित करना, वाद विवाद को रोकना, विधेयकों की स्वीकृति, विधेयकों पर निषेधाधिकार, बजट की संपूर्ण देखरेख, बजट की स्वीकृति, बजट को कम करना, ये सभी अधिकार प्रांतों के गवर्नरों के हाथों में मौजूद हुए। उत्तरदायित्व शक्ति के तौर पर यदि हम देखें तो प्रांत में यदि कहीं पे भी शांति भंग हो, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो तो समस्त शक्तियां गवर्नरों के हाथ में होगी। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा गवर्नरों के द्वारा की जाएगी। देशी रियासतों के अधिकारों की रक्षा गवर्नरों के हाथ के द्वारा की जाएगी। व्यापारिक नीति, व्यापारिक संबंधों के संबंध में निर्णय गवर्नरों के द्वारा किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा गवर्नरों के द्वारा की जाएगी। गवर्नरों के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उनकी नीतियों का मंत्रियों को पालन करना पड़ेगा, प्रांतीय व्यवस्थाओं को पालन करना पड़ेगा। इन अधिकारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नरों की शक्तियों में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियों में वृद्धि से प्रांतीय उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है। 1935 के इस अधिनियम के द्वारा यदि हम देखें तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात मात्र एक खोखले रूप में नजर आ रही है। वास्तविकता ये है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अंग्रेजों ने कोई स्पष्ट रुख नहीं किया था। केवल नाम मात्र के तौर पर प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों को कुछ अधिकार व व्यवस्था दी थी जिसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नाम दिया गया, और वास्तविक रूप से प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायी शासन व्यवस्था की कोई शक्तियां व अधिकार 1935 के अधिनियम में नहीं दिखाई दिए। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों को ना तो कोई विशेष अधिकार और ना कोई विशेष शक्तियां दी गई। मंत्रियों को वास्तविक रूप से शक्तियां व अधिकार प्राप्त होने थे, लेकिन यह अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई। वास्तविक रूप से स्वायत्तता के अंतर्गत किसी प्रांत के निश्चित क्षेत्र को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना, वह प्रांत आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से कार्य करने में स्वतंत्र रहे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण या अंकुश ना हो, वह स्वायत्तता के दायरे में आता है और उस प्रांत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो। लेकिन
भारत में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो 1935 के अधिनियम के द्वारा और भी ज़्यादा प्रांतीय व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए गए। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नरों को ये सलाह दी गई कि लोकप्रिय मंत्रियों के आधार पर वो कार्य करें, लेकिन गवर्नरों की शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि से मंत्रियों की जो शक्तियों में कुछ प्रकार की जो शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के पास रही, और यही कारण है कि प्रांतों में ना तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और प्रांतीय व्यवस्था में कोई विशेष सुधार हुआ। प्रांतों में यदि हम देखें तो प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और भी ज़्यादा दिखाई दिए। बाहरी रूप से प्रतिबंध दिखाई दिए, आंतरिक रूप से प्रतिबंध दिखाई दिए, और इन प्रतिबंधों के कारण प्रांतीय व्यवस्था में वार्षिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना के दूर दूर तक हमें कोई आसार नजर नहीं आए। इन प्रतिबंधों को यदि हम देखें तो बाहरी प्रतिबंध या नियंत्रण, संकट की स्थिति में प्रांतीय विषय सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संघ के पास में है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो शक्ति विभाजन किए गए, और यदि प्रांतों में कहीं भी संवैधानिक व्यवस्था विफल होती है, संकट की स्थिति होती है, तो समस्त शक्तियां संघ के पास में आएंगी। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण, प्रांतों पर केंद्र का जो नियंत्रण है वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ा। शांति के नाम पर, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, संवैधानिक विफलता के आधार पर प्रांतीय जो शक्तियां व अधिकार केंद्र के पास में दिखाई दिए। प्रांतीय कानून यदि हम देखें तो कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को गवर्नर जनरल की मंजूरी की आवश्यकता 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के जो अधिनियम है वो गवर्नर जनरल की स्वीकृति से ही पारित किए जाएंगे। प्रांतीय विधानमंडलों के विधेयकों पर गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वीकृति आवश्यक थी, और यदि गवर्नर जनरल चाहे तो वह ब्रिटिश सम्राट के पास भी उन विधेयकों को भेज सकता है उनकी स्वीकृति के लिए। गवर्नर जनरल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व अधिकार भी दिए गए, और इन अधिकारों से के हस्तक्षेप से प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं हो सकी। आंतरिक रूप से यदि हम प्रतिबंध देखें तो 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नरों को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया, परंतु 1935 के इस अधिनियम में एक तरफ तो उन्हें संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया, साथ में दूसरी तरफ गवर्नरों की शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि की गई, और 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर वास्तविक रूप से अध्यक्ष बन गए, उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। वित्तीय क्षेत्र में भी देखें तो गवर्नरों की स्थिति में वृद्धि हुई। बजट को बनाना, बजट की राशि को कम करना, अस्वीकृत करना, सभी गवर्नरों के हाथों में यह शक्ति आई। मंत्रियों की नियुक्तियां, उनको उनके पद से हटाना, उनको उनके विभागों का बंटवारा करना, ये भी गवर्नरों के द्वारा शक्ति का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम में मंत्रियों की जो नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, उनके वेतनों का निर्धारण, गवर्नरों को यह अधिकार दिए गए। साथ में उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए मंत्रियों को कुछ अधिकार जो दिए गए, वो अधिकार भी सीमित रूप से थे, क्योंकि मंत्री जो भी कार्य करेंगे वो सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके सहयोग से करेंगे, और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण गवर्नरों के हाथ में था। अतः हम देखते हैं कि बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना केवल एक खोखले रूप में नजर आई। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की तो बात कही गई, लेकिन उसे वास्तविक रूप से ब्रिटिश व्यवस्था के द्वारा स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता एक ऐसे आईने के रूप में नजर आई जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि प्रांतों में स्वायत्तता
के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो ये खोखले रूप में नजर आई। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल और प्रांतों में जो गवर्नर हैं उन्हीं के पास में मौजूद रही। 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियों और अधिकारों में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई और वास्तविक रूप से प्रांतीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का ना तो कोई विशेष उल्लेख किया गया और ना ही कोई विशेष अधिकार व शक्तियां दी गई। ये केवल नाम मात्र और दिखावे के तौर पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1935 के अधिनियम में कही गई। आज हमने इसी प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में आपसे चर्चा की।